केवल अहिंसा बोलने से नहीं हुई है, हिंसा भी उन्होंने की है हमारे साथ जी। कि उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा जलियांवाला बाग। तो आपका ओशो रजनीश जी के साथ भी हमने पढ़ा है। हाँ। जी। और इतना आनंद आता था कि लगता था कि उनको सुनना ही बहुत बड़ी बात, क्योंकि रोज दिन किसी ना किसी फिल्म की शूटिंग चलती थी वहां। चाहे वो दिलीप कुमार था, संजीव कुमार थे, या डैनी थे और रंजीत थे, जिनको भी मर्जी आप कह लो, सारे ही वही होते थे। तो उनको ये होता था कि हम कैसे लग रहे थे। सबसे नजदीक जो हमारे साथ थे राज कपूर जी और ओम प्रकाश जी। तो राज कपूर तो अपने आप में एक सिनेमा थे, मतलब पूरा चलता फिरता वो तो बॉलीवुड थे। मैंने तकरीबन 100 नाटकों और सीरियल्स में काम किया है, धारावाहिकों में, और फिल्में भी 5-6 करी। एक हिंदी फिल्म कोयल करी थी, तो वो तो डब्बे में रह गई। तो मेरा लेखन उसी समय होता था, शांत माहौल में जी। और उस वक्त दिमाग घूमता था। कभी कभी तो रात को सोए सोए मैं उठ के कोई कविता लिखती थी और फिर सो जाती थी। बोले पाठक नहीं है तो लेखक को क्या फायदा, किसी ने उसको पढ़ा नहीं तो वो लिख के रख गया, कोई फायदा नहीं। जब कोई पाठक पढ़ता है, प्रतिक्रिया देता है और कुछ आपसे कहता है कि ये नहीं ये करना, टैब्लो करा था हमने कामायनी पर, जयशंकर प्रसाद का काव्य है एक पूरा कामायनी, तो उसको हमने नृत्य में ढाला था। तो नृत्य नाटिकाएं में बहुत करती थी और मुझे हाड़ा रानी बुलाते थे क्योंकि मैंने हाड़ा रानी का किरदार किया था। तो क्या अभी आपको कभी ऐसा लगता है कि लाहौर जाऊं और देखूं, कभी आई मन में ये बात? बहुत बार आई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेलीस्कोप टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा। तो आज हम जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर वीना विज। ये किसी भी परिचय जान पहचान के मोहताज नहीं है। ये कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, एक बहुत अच्छी माँ हैं और भी बहुत कुछ, और बहुत सी बातें इन्हीं से जानेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप अपने बचपन और थोड़ा सा परिवार का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएं। ओह, बचपन असल में तो पार्टीशन के बाद भारत में ही जो हमारा विभाजित भारत है इसमें ही शुरू हुआ, लेकिन मेरा जन्म लाहौर में हुआ जी। तो मेरे माता पिता जब इधर आए, जबलपुर साइड गए, वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पास कटनी है, तो कटनी में रिहाइश हो गई हमारी। ये जो ईश्वर की मर्जी थी वही हुई जी। तो हम कटनी में पढ़े। बार्सले स्कूल था, वहाँ अंग्रेजों ने ही खोला था। तो अंग्रेजों ने शिक्षा का अपना बहुत रखा था, क्योंकि चार्ली ने कहा था कि ये कहते थे कि अगर लोगों को बदलना है भारत के तो इनको अंग्रेजी की शिक्षा दो जी। शिक्षा जीवन को लेके आगे बढ़ेगी, तो वो अंग्रेजी पढ़ेंगे तो तब वो अंग्रेजों के गुलाम रह सकेंगे जी। तो था तो ये गुलामी का सपना, पर हमें कर दिया ना आजाद जी। ये तो कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा हुआ था कि कहते को तो अहिंसा से सब कुछ हुआ, पर जिन पे हिंसा हुई है उन परिवारों को पता है कि उनके साथ क्या हुआ। ठीक है ना जी। तो जो भी हुआ वो तो इतिहासकार ही बता सकते हैं। और हमारे बच्चे आज के, जब अब एनसीईआरटी उनका सिलेबस चेंज करेगी तो वो बताएगी कि भारत के बच्चों तुम देखो कितनी कुर्बानियां भी हुई हैं, केवल अहिंसा बोलने से नहीं हुई है, हिंसा भी उन्होंने की है हमारे साथ जी। कि उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा जलियांवाला बाग, जहां हजारों को एकदम मार दिया गया। जनरल डायर ने क्या किया। ये सारा कुछ हम तो अपने इतिहास में पढ़ेंगे। बाकी ये है कि उस माहौल से फिर हम निकल के, क्योंकि हम तो लाहौर, मेरे पिताजी लाहौर गए और उन्होंने भेष बदल के मुसलमान का भेष रख के गए, पर उन्होंने देखा वहां पे तो उनकी कोठी पे तो किसी पॉलिटिशियन का कब्जा हुआ है, तो चौकीदार अंदर जाने ही नहीं देता। जब वापस भारत आए फिर गए बिल्कुल भेष बदल के गए।
इमीडिएट चले गए वो तो। ये 47 की बातें हैं, 49 में चले गए थे वो। जी, 2 साल तो बाद। हाँ, 2 साल बाद। तो वहां पर तो कब्जे हो चुके थे, जिन्होंने जो जो घर अच्छे लगे अपने ले लिए थे। आपको कुछ लाहौर का याद है? ना, मैं नहीं, बहुत छोटी थी। बहुत छोटी जी। थी। मैंने वो याद है कि हम अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आए थे, और हमारी आया होती थी हमें रखने वाली, वो आया साथ में द्रौपदी नाम था, वो बैठी गाड़ी में और मुझे पकड़ के, और मेरे मम्मी पापा और एक छोटी बहन उनकी गोद में, ये हम लोग थे। और ड्राइवर था जीवन, उसकी शादी भी कटनी में करी, और द्रौपदी भी अपने कोई रिश्तेदार थे उनके पास चली गई। जी, जैसे कहते हैं कि वो जम्मे ही नहीं जिन्हें लाहौर नहीं देखा। लाहौर नहीं देखा तो क्या लाहौर जम्मे यहाँ सी पर लाहौर देखा नहीं। तो क्या अभी आपको कभी ऐसा लगता है कि लाहौर जाऊं और देखूं? कभी आई मन में ये बात? बहुत बार आई जी। पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, कोई मौका भी नहीं लगा। जिंदगी ने बहुत व्यस्त रखा, और व्यस्त क्या, बहुत प्रसन्न रखा। जी। इतनी सुंदर जिंदगी मिली मुझे कि ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ हर एक को मेरे जैसा जीवन मिले। जी। इतना अच्छा जीवन मिला मुझे। मध्य प्रदेश में आपने पढ़ाई लिखाई सारी की? जी हाँ, आप कटनी में करी स्कूलिंग। जी। और हॉस्टल्स में रह के जबलपुर में मैंने सारी पढ़ाई करी, बीए करी, बीएड करी, एमएड करी। दुर्गावती से बाद में दुर्गावती यूनिवर्सिटी बन गई थी, उससे फिर बाद में मैंने एमए करी। एमएड के बाद फिर मेरे को बुला लिया एनसीईआरटी ने, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी वहां की। तो गोल्ड मेडलिस्ट को एनसीईआरटी इनवाइट करती थी पीएचडी करने के लिए। जी। सो मुझे 300 रुपए स्कॉलरशिप, 1963 की बात है, तो मुझे 300 रुपए स्कॉलरशिप पे उन्होंने महीने की बुला लिया था एनसीईआरटी में, शिक्षा पर, एजुकेशन पर पीएचडी करने। मैम, जैसे आपने बताया कि जो सारी एजुकेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई, तो आपका ओशो रजनीश जी के साथ भी हमने पढ़ा है। हाँ जी। जी हाँ, मैं जब बीए में पढ़ती थी तो मेरा एक सब्जेक्ट था फिलॉसफी, और फिलॉसफी का कोई टीचर नहीं था हमारे होम साइंस कॉलेज में मैं पढ़ती थी। तो रॉबर्टसन कॉलेज है, बॉयज कॉलेज, वहां पर तब बॉयज अलग पढ़ते थे, गर्ल्स अलग पढ़ती थी। तो रॉबर्टसन कॉलेज से हमें ओशो, उस वक्त वो आचार्य रजनीश कहलाते थे जी। तो वो पढ़ाने आते थे। तो ये मैं बातें कर रही हूँ आपसे 61, 62, 63 की। तब ये एक, जैसे आज असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, आचार्य एक पदवी थी। पदवी थी जी। आचार्य बोलते थे उनको जी। आचार्य रजनीश जी। तो वो पढ़ाने आते थे। तो उनका ये होता था कि एक लाइन पढ़ी उन्होंने किताब में से, और उसके बाद वो फिर कहीं और गुम हो जाते थे। वो सारा पीरियड फिर फिलॉसफी का ही बीतता था हमको, और इतना आनंद आता था कि लगता था कि उनको सुनना ही बहुत बड़ी बात। तो उनसे मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, और मेरे लेखन में उसकी छवि आपको दृष्टिगोचर होगी कि मेरे लेखन में दार्शनिकता है। मध्य प्रदेश से आना, शांत शहर है, और भी कई खासियत है उसकी। फिर पंजाब जैसे लाउड स्टेट कहते हैं, रिच है ना, दिल बड़े हैं लोगों के। तो कुछ आपको बदलाव नजर आया 2 स्टेट्स में कनेक्शन? बदलाव तो देखिए वैसे भी जीवन में जरूरी है, और आया भी, क्योंकि वो एक तो दहलीज पार करी मैंने जमाने की जी, और मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, ये बदलाव। दूसरा, यहाँ पंजाब में जो पंजाबी लोग हैं वो दिल खोल कर मिलते हैं, और आपके साथ दोस्तियां हो जाती हैं। तो मेरा तो स्वभाव ही था कि सबसे आपस में प्रेम भाव से रहना, तो आस पड़ोस में तो बहुत प्रेम हो गया था जी। कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ लिखूं अपने आस पड़ोस पे, पर अब आऊंगी, उस लाइन पर भी आऊंगी अगर ईश्वर ने समय दिया तो। जी। आप अपना पहलगाम से रिश्ता बताएं। हाँ पहलगाम से मेरा बहुत ही घनिष्ठ, और कहना चाहिए पुराना संबंध है, क्योंकि 1970 में जब शादी हुई तो उस वक्त मेरे पति जो थे वो पहलगाम में आरके स्टूडियो और इस तरह चार स्टूडियो और होटल चलाते थे। तो होटल हमारा
एक ही सड़क है पहलगाम में जी जो कि एक बाजार है, तो साथ में ही सामने होटल है, इधर आर के स्टूडियो है, आर के स्टूडियो के ऊपर घर है, फिर साथ में शेरे पंजाब है, वो भी हमारा रेस्टोरेंट, तो उस शेरे पंजाब के ऊपर भी हमारा घर, तो इतना बड़ा घर और शेरे पंजाब और आर के स्टूडियो इकट्ठे, पीछे भी होटल, बगल में भी पहलगाम होटल, माउंट व्यू होटल, ऐसे पहलगाम से रहना होता था। तो और वहां पर तो समय उड़ता था, बीतता नहीं था, उड़ता था, क्योंकि रोज दिन किसी ना किसी फिल्म की शूटिंग चलती थी वहां, और यूनिट रहने आते थे, कभी 1 महीना रह रहा है कोई यूनिट, कोई 2 महीना रह रहा है, और फिर क्योंकि हमारा फोटोग्राफी का प्रोफेशन था जी, तो देखिए जी, वो कहते थे कि हमारे को धुलवाना भी है रिफिल में यहाँ पर रोज, और वो नेगेटिव देख के फिर रशेस बनवाने हैं, रशेस बनवा के बॉम्बे भेजने की फिल्म की शूटिंग यहाँ तक पहुंच गई है जी। और जो भी एक्टर आते थे उनको होता था कि हम उस गेटअप में कैसे लग रहे थे, चाहे वो दिलीप कुमार था, संजीव कुमार थे, या डैनी थे, रंजीत थे, जिनको भी मर्जी आप कह लो, सारे ही वही होते थे, तो उनको ये होता था कि हम कैसे लग रहे थे। तो शूटिंग्स तो बहुत ज्यादा होती थी। कुछ हीरो हीरोइन जो आपको ऐसे याद है जिनको आपने बहुत नजदीक से अपने घर में देखा सुना? सबसे नजदीक तो हमारे साथ थे राज कपूर जी और ओम प्रकाश जी। जी। तो राज कपूर तो अपने आप में एक सिनेमा थे, मतलब पूरा चलता फिरता वो तो बॉलीवुड थे, डायरेक्शन भी, अदाकारी भी, फिर एडिटिंग तो हमेशा स्वयं करते थे अपनी फिल्मों की, कभी किसी से करवाई नहीं, गाने भी खुद गाते थे, धुनें भी बनाते थे साथ में बैठ के, और हमारे यहाँ स्टूडियो पर बैठ के हर, मेरे हस्बैंड का नाम है रवि, तो उनको साथ लेके कि रवि ये वाली सीनरी कैसी रहेगी इस चीज के लिए, वो सीनरी कैसी रहेगी इस चीज के लिए, उस गाने को कहाँ फिल्माया जाए। तो ये हंसते थे मेरे हस्बैंड, वो बोलते थे कि पापा जी आप कैमरा जहां गलती से भी क्लिक हो गया ना वो बेस्ट सीन बन जाएगा, क्योंकि कुदरत इतनी खूबसूरत है वहां पर। पहलगाम में कोई बनावटीपन नहीं, पहलगाम तो कुदरत का करिश्मा है अपने आप में, एक ऐसी वैली है, सारा कुछ वैली में बहुत खूबसूरती। जी जी। आप, हम राज कपूर की बात कर रहे हैं तो आपको उन्होंने हिना में रोल भी दिया था। हाँ जी जी, दिया था, पर वो यादों के झरोखे से आप बात कर रही हूँ कि जब उनसे मुलाकात हुई तो उसके तो 2 महीने बाद वो दिल्ली आके फिर उन्होंने अवार्ड लिया, उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनको दमा बहुत ज्यादा हो चुका था जी। क्योंकि वो आते थे जब भी तो एयरपोर्ट से फोन कर देते थे कि मैं आ गया हूँ कश्मीर वैली में, मैंने पैर रख लिया है रवि, तो तैयार रहना। मतलब उसके बाद वो हमारे लिए नहीं रहते थे मेरे हस्बैंड, फिर तो वो राज कपूर के साथ ही घूमते थे, खाना पीना भी उनके साथ ही चलता था, क्योंकि उनकी सारी डिस्कशन इनके साथ चलती थी, और बहुत पीछे पड़े थे कि तू मेरे साथ बॉम्बे चल, और ये कहते थे मैं यहीं ठीक हूँ, आपकी खातिर करने वाला कोई तो यहाँ होना चाहिए, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे आपका छोटा भाई। तो आपने हिना किसी कारणवश रह गई जी, पर लेकिन आपने बहुत सारी पंजाबी फिल्मों में, सीरियल्स में काम किया है। जी। मैंने तकरीबन 100 नाटकों और सीरियल्स में काम किया है, धारावाहिकों में, और फिल्में भी 5-6 करी, एक हिंदी फिल्म कोयल करी थी तो वो तो डब्बे में रह गई। पता नहीं उनकी आपस में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की कोई लड़ाई हुई, क्या रह गया किस्सा हमें नहीं समझ आया। सुना था कि इंग्लैंड में वो रिलीज हुई है, पर इंडिया में तो नहीं हुई। क्या घर में ऐसा माहौल था? आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, पिघलती शिला है, कदम जिंदगी के हैं, और भी बहुत सारी किताबों को इनाम भी मिले हैं, तो क्या घर में ऐसा माहौल था पढ़ने लिखने वाला? पढ़ने लिखने का माहौल तो नहीं था, हमारा तो मस्ती का माहौल था घर का। जब सब सो जाते थे रात को 11 बजे, उसके बाद मैं जागती थी और मैं 2 या 3 बजे सोती थी, मेरी आदत थी जी। तो मेरा लेखन उसी समय होता था, शांत माहौल में जी, और उस वक्त दिमाग घूमता था। कभी कभी तो रात को सोए सोए मैं उठ के कोई कविता लिखती थी और फिर सो जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं पंजाबी में भी लिखती हूँ, मैं हिंदी में भी लिखती हूँ जी, तो दोनों में लिखती हूँ। आपकी बहुत सारी किताबों को इनाम भी मिला है जी जी। तो
मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तर पर इनाम मिले हैं और बड़े अच्छे लेखन के लिए मिले हैं, काव्य के लिए भी मिले हैं और कहानियों के लिए भी मिले हैं। मेरी एक कहानी की पुस्तक है मोह के धागे, वो टेक्सास स्टेट में अमेरिका में ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में भी लग गई है, तो कोर्स में सिलेबस में चली गई है। तो यहाँ पर भी एनसीईआरटी ने भी मेरे से कविताएं मांगी थी कि आप अपनी कविताएं भेजो, नए कोर्स हम बना रहे हैं। तो घर में बैठे जितना मैं कर सकती हूँ साहित्य की सेवा कर रही हूँ। मेरे को यहीं से जो आके मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ के कॉलेजों में, यहाँ की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, तो मेरा यहाँ पे इतना सर्कल नहीं था। पर अब एज ए साहित्यकार, पहले कलाकार फिर साहित्यकार के रूप में अब सब पहचानने लगे हैं, तो अच्छा लगता है। उर्दू और, सॉरी आपको टोक रही हूँ, उर्दू और इंग्लिश में भी, ना केवल हिंदी पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश में भी छपी है किताबें हैं जी। और उनका भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला सबसे। तो ऐसे मतलब किताबों का भी चलता रहा है। अब पीछे पंजाब भाषा विभाग ने मुझे लगातार 2 साल एक मोह के धागे कहानी की संग्रह पर सुदर्शन पुरस्कार से नवाजा। फिर उसके बाद जीवनी के क्रम में मेरे छुटपुट अफसाने जो मैं फेसबुक पर देती थी संस्मरण अपने, उनको उन्होंने एज ए जीवनी मेरी ले लिया कि वो मेरा जीवन है जो मैंने बिताया है। और मैं अमेरिका में थी तो उन्होंने पीछे से मुझे उसका बेस्ट जीवनी का अवार्ड दिया जी। तो मेरे लिए तो ये प्रसन्नता की बात थी। फिर लिटरेचर फेस्टिवल दिल्ली का होता है, तो उसमें भी मेरी किताबों को उन्होंने अवार्ड दिए, उसमें भी मोह के धागे को भी मिला अवार्ड, और मेरे संस्मरण की जो किताब है उसको 2 फर्स्ट प्राइज मिले। तो वो भी सब मुझे बाय पोस्ट आए हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी जी। तो वो सब पढ़े हैं। इस तरह से जीवन चल रहा है, बहुत अच्छा। जैसे आपने कहा कि भगवान को भक्त लोग बनाते हैं ना, देखिए भक्त है तो भगवान है, और वो उनको आपने ऊपर का दर्जा दिया है। भक्त ऊंचा है भगवान से, उसने उसको भगवान बनाया। क्या पाठक और लेखक का भी रिश्ता ऐसे ही होता है? बिल्कुल, पाठक नहीं है तो लेखक को क्या फायदा। किसी ने उसको पढ़ा नहीं तो वो लिख के रख गया, कोई फायदा नहीं। जब कोई पाठक पढ़ता है, प्रतिक्रिया देता है और कुछ आपसे कहता है कि ये नहीं ये करना, तो वो पाठक बहुत अच्छा लगता है कि उसको कुछ नॉलेज है और उसने कुछ ढूंढा और उसने मुझे बताया, तो ये बड़ी बात होती है। तो पाठक तो चाहिए ही होता है। जब आप कहानियां लिखते हो तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, क्या वो रियल लाइफ से उठते हैं या वो इमेजिनेशन और रियल लाइफ दोनों का मिक्सचर होते हैं? कहीं से छोटा सा कोई क्लू मिलता है तो मेरा दिमाग उसके लिए कहानी बुनने लग जाता है। जैसे आप थोड़ा ऊन ले आते हो और स्वेटर बुनने लगते हो ना, ऐसे ही हमारा होता है। कुछ कुछ टॉपिक्स इधर उधर से मिलते हैं तो वो उसके साथ हम बुनाई शुरू करते हैं जब, तो कल्पना की उड़ान में हमारी सिर्फ भाषा आती है। भाषा शिल्प बहुत जरूरी है कहानी के लिए। उसके बाद आप उसमें जो तथ्य डालते हो वो जिंदगी से जुड़े होने चाहिए, समाज से जुड़े। अगर समाज से जुड़े नहीं हैं तो समाज का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आपको पाठक नहीं मिलेगा। पाठक तभी जाता है कि उसको लगे ये मेरी कहानी भी हो सकती थी, या मेरी ये कहानी भी है, या मेरी बहन की ये कहानी है, ये तो उसके साथ मिलती है। वो उसमें डूब जाता है, फिर वो हाँ जुड़ाव होता है उसका। फिर वो आपके साथ रोता भी है। जब आपको 2 आंसू देता है तो आपकी कहानी तो वही सार्थक हो गई कि आपको 2 आंसू मिल गए उसके। और अगर वो कहे कि हाँ मुझे शांति मिली, तृप्ति मिली, मुझे बहुत संतुष्टि का अनुभव हुआ, तो समझो आप सफल हैं। तो जब ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं, फोन आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ये मैं कहानियां तब देती हूँ पुस्तक के रूप में जब वो सब पढ़ लेते हैं लोग और मुझे उनका रिस्पॉन्स मिलता है कि इनमें कुछ है, तब इनको अब मैं एक पुस्तक का रूप दे दूं। फिर मैं उनको बांधती हूँ। और अब मेरा नया कहानी संग्रह आ रहा है, मौन की गूंज। मौन की गूंज की कहानियां भी लोगों ने बहुत पसंद करी हैं और बहुत पत्रिकाओं में आई हैं, ई मैगजीन्स में भी और प्रिंटर्स में जी। हाँ, प्रिंटेड में भी। इतनी सारी किताबें मैम, इसमें आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट कौन सी है?
ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। मैं फिर भी सबसे ज्यादा ना सन्नाटों के पहरेदार, मेरा जो पहला कहानी संग्रह है जी, उसको नंबर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे कुछ सालों का ना कलेक्शन है। बहुत सारा पीरियड मैंने गुजारा और उन दिनों में मैं डायरी में कविताएं लिखती होती थी। जी, तो वो कविताएं जो है इतने सब 20-30 साल की कविताएं जो हैं वो सन्नाटों के पहरेदार जो मेरा पहला है कहानी संग्रह उसमें है। उसका 500 कॉपी आई पहला एडिशन, जी, दूसरा एडिशन आया वो भी 500 कॉपी का आया। तो वो काफी पढ़ा गया है, वो काफी लोगों में है। उसमें जो कविताएं हैं वो बहुत ही दमदार कविताएं हैं। जी। मैम, घर संभालना, परिवार संभालना, बच्चों को देखना, इन सबके बीच ये जो लिखना है और जो आपके अंदर का कलाकार है, उस लो को जगाए रखने में परिवार और बच्चों ने सहयोग दिया। हाँ, बच्चों ने पहले तो मेरे छोटे बेटे रोहित ने, वो भी सैन फ्रांसिस्को में रहता है अमेरिका में, जी, ही इज केमिकल इंजीनियर। उसकी वाइफ भी दिशा केमिकल इंजीनियर ही है, MBA है सिम्बोसिस से। उसने मुझे पहली बार कहा कि माँ इनको किताबों का शेप दो। ओ, कोई उसने डायरी मेरी अंदर से निकाल के पढ़ ली कहीं से। बच्चे करते रहते, माँ का सामान देखते रहते हैं। बोले मामा इनको किताब में छपवाना है। तो वो इतना बड़ा सहयोग। फिर उसने मुझे इससे आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़वाया, मतलब जी, मुझे कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर पर लिखना सिखाया। जी, और बड़ा बेटा है, उसने कंप्यूटर सिखाया। मैं उसके पास गई वहां, तो उसने मुझे बैठा दिया जैसे टाइपराइटर में लिखते हैं। जी, तो उसने बोला मामा कंप्यूटर सीखो। हम्म, तो कंप्यूटर सीखा और अब जो लिखती हूँ वो सुनता है बैठ के, उसके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का वो प्रोफेशन है उसका, और ईश्वर की कृपा से काफी ऊंचाइयों पर है। पर फिर भी वो समय निकालेगा और आएगा, कहेगा बात सुनाओ नया क्या लिखा है। तो मैं उसके लिए याद करके रखती हूँ कि मैंने एक सिटिंग में उसको सुनाना है। तो वो सुनता है, उसकी तारीफ करता है। अगर कुछ दिल करता है तो कहता है इस शब्द को इसमें बदल लो, इसको यहाँ पे मामा चेंज कर दो। तो ये बच्चे जब ऐसे करते हैं, कोई मेरी बेटी है यहाँ जलंधर में रहती है, उसको कहानी सुनाती है तो कहेगी हाँ मामा ये इसका एंड ये वाला ये ज्यादा अच्छा लगता है या ये ऐसा लगता। तो मतलब इस तरह बच्चे आपस में मेरे साथ घुले मिले रहते हैं। इवन मेरे जो मेरा पिघलती शिला को अवार्ड मिला है, जी, उसकी सारी कहानियां मेरे हस्बैंड पहले सुनते थे और मुझे सलाह देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या यही ठीक है इसको मत बदलना, ऐसे करके। जी, सारा परिवार मेरे को साथ में चलता है। जी। बिल्कुल। लिखने और ये जो आपने नृत्य भी सीखा है? हाँ जी, भरतनाट्यम सीखा है अच्छा, मैंने ये 4 आपने साल। मध्य प्रदेश से सीखा? हाँ, भरतनाट्यम मैंने सीखा है जबलपुर से। जी, और हमने इसको, मैंने काफी नृत्य भी किए और मेरा टैब्लो करा था हमने कामायनी पर। जयशंकर प्रसाद का काव्य है एक पूरा कामायनी, तो उसको हमने नृत्य में ढाला था। नृत्य फॉर्म में। तो नृत्य नाटिकाएं मैं बहुत करती थी। जी, और मुझे हाड़ा रानी बुलाते थे क्योंकि मैंने हाड़ा रानी का किरदार किया था, जो अपनी गर्दन काट के दे देती है कि भाई तुम्हारा युद्ध में महाराजा को नई ब्याही होती है कि महाराजा वहां से सैनिक भेजता है कि तुम ठीक होना, तो कहती है इनका ध्यान तो मेरे में है तो ये जीत के कैसे आएंगे। तो वो एक तलवार के झटके से कहती है कि जब मैं जो तुम्हें दूंगी उसको ले जाके महाराज को दे देना। तो अपनी दासी को समझाती है कि जो पलंग पे पड़ा होगा वो उसको थाल में रख देना। तो वो अपनी गर्दन काट के दे देती है, तो वो लोग रखते हैं और महाराज को जब जाता है तो फिर वो आंधी की तरह लड़ते हैं। जी, तो मुझे ये रोल क्या था, मैंने डांस ड्रामा में, उसको नृत्य नाटिका बोलते हैं, तो उस के कारण मुझे हाड़ा रानी बुलाया जाता था। कॉलेज में भी हाड़ा रानी आ गई। जब मैं एमएड करने गई तो वहां पर बीएड जिस कॉलेज में किया, हवाबाग कॉलेज जबलपुर में, वहां मैंने खुद इसको कंपोज करा, फिर दोबारा से नृत्य नाटिका, और फिर वहां हमने करी थी। ये ऐसे मतलब। जी। आप इतनी सुदृढ़ मजबूत महिला हैं, वो आपको मिलके आपकी किताबों को देख के पता चल जाता है। जो और महिलाएं हैं कहीं हाशिए पर हैं या जो समाज में आगे बढ़ रही हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देंगे? संदेश तो मेरा एक ही है कि जो काम करो सिंसियरिटी से करो
और उसमें डूब जाओ। अगर आप डूब के करोगे काम, पढ़ाई करोगे डूब के, तो उसके साथ जाओगे। और आपके पास चित्रकारी कला है तो उसके उसमें डूब जाओगे। नृत्य करना है, मैं एनसीसी की भी कैडेट रहे हूँ। कैडेट नहीं, सीनियर मोस्ट अंडर ऑफिसर ऑफ इंडिया। मैंने 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रपति को सलाम आरसी करा लगाई आपने, हाँ, रिपब्लिक डे सलाम करा हुआ है, उसका लीडर बन के गई हुई हूँ। और फिर हमने नेहरू जी के साथ राष्ट्रपति भवन में खाना भी खाया हुआ है उसी रात। तो मतलब कि काम तो बहुत किए, कभी फुर्सत में बैठी नहीं, शादी के पहले भी, शादी के बाद जी। तो यही संदेश है मेरा। और खूब पढ़ो, लिखने वालों बहुत पढ़ो। शुक्रिया मैम, आपने हमसे बात की और दर्शकों को अपने बारे में इतना कुछ बताया। पूरे भारत में आप घूमी हैं, अमेरिका तक का जो ट्रैवल है वो हमने अपने दोस्तों से साझा किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपका ये सहयोग हमें आगे लेकर जाएगा। धन्यवाद।